नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो वीरता और पराक्रम का दूसरा नाम बन चुके हैं और आज हम ऐसे ही एक महान योद्धा की कहानी में उतरने वाले हैं, पृथ्वीराज चौहान। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक ऐतिहासिक हकीकत है। वो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले आखिरी आज़ाद हिंदू शासक थे और उनकी कहानी ने भारत के इतिहास को एक ऐसा मोड़ दिया जो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। तो कौन थे पृथ्वीराज चौहान? चलिए एक परिचय से शुरू करते हैं। वो चौहान राजवंश के एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे और 12वीं शताब्दी में उनका राज था अजमेर और दिल्ली जैसे शक्तिशाली राज्यों पर। लेकिन जो बात उनकी कहानी को सबसे अलग बनाती है ना, वो है उनके राज सिंहासन पर बैठने के हालात। ये कोई आम राज्याभिषेक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 13 साल, जी हाँ, बस 13 साल की उम्र थी उनकी। जरा सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलकूद में लगे होते हैं। उस उम्र में 1177 सीई में अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान के देहांत के बाद पृथ्वीराज ने एक पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। तो एक नज़र अगर उनके जीवन पर डालें, लगभग 1166 सीई में अजमेर में जन्म हुआ। 1177 में, जैसे हमने देखा, वो राजा बने और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद उनका देहांत हो गया। मतलब उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा हो, पर उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। तो आखिर वो कौन से गुण थे जो पृथ्वीराज चौहान को इतना महान योद्धा बनाते थे? बात सिर्फ ताकत या बहादुरी की नहीं थी। उनके पास कुछ ऐसे हुनर थे जो बिल्कुल अनोखे थे और उनमें से सबसे मशहूर था शब्दभेदी बाण। ये कोई मामूली तीरंदाजी नहीं थी। सोचिए, ये एक ऐसी कमाल की कला थी जिसमें वो सिर्फ आवाज सुनकर, बिना देखे, अपने निशाने को भेद सकते थे। मतलब ये उनके असाधारण हुनर का सबसे बड़ा सबूत था। पर वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विद्वान राजा भी थे। जरा इस पर गौर कीजिए। 6 से ज्यादा भाषाएं बोलना, गणित में महारत, इतिहास का गहरा ज्ञान, ज्योतिष की समझ और इन सब के ऊपर युद्ध कला में निपुणता। ये जो कॉम्बिनेशन था ना, यही उन्हें एक असाधारण शासक बनाता था। और अब आते हैं उनके शासनकाल के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर, तराइन की वो निर्णायक लड़ाइयां। ये वो जंग थी जिसने सिर्फ पृथ्वीराज की तकदीर नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस एक लाइन से पूरी कहानी का अंदाजा लग जाता है। 1191 में वो विजेता थे और 1192 आते आते वे कैदी बन चुके थे। सिर्फ 1 साल, और 1 साल में सब कुछ बदल गया। तो सवाल यही है कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या हो गया? किस्मत ने इतनी तेजी से पलटी कैसे मारी? चलिए दोनों लड़ाइयों के बीच का फर्क समझते हैं। पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की फौज को बुरी तरह हराया। गौरी खुद बुरी तरह जख्मी हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में कहानी बिल्कुल अलग थी। गौरी वापस आया, इस बार एक ज्यादा बड़ी और ज्यादा डिसिप्लिन सेना के साथ। उसने एक नई तरकीब अपनाई, तेज रफ्तार घुड़सवार, तीरंदाज, और बस इस बार पासा पूरी तरह पलट गया। चौहान की सेना हार गई और उन्हें पकड़ लिया गया। तो इस बड़ी हार के बाद क्या हुआ? यहीं से पृथ्वीराज चौहान की विरासत और उनकी किंवदंती की कहानी शुरू होती है। और ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यहां आकर इतिहास और लोक कथाओं के रास्ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किसी भी कहानी का अंत कैसे होता है, खासकर जब वो कहानी किसी हीरो की हो। अक्सर इतिहास जो बताता है और जो कहानियां हम सुनते आए हैं वो अलग अलग होती हैं। और पृथ्वीराज के अंत को लेकर भी 2 बिल्कुल अलग अलग बातें कही जाती हैं। तो चलिए दोनों वर्जन देखते हैं। एक तरफ है ऐतिहासिक ब्यौरा। इसके मुताबिक लड़ाई के बाद पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और मोहम्मद गोरी ने उन्हें मरवा दिया और उनकी मौत के साथ ही उत्तरी भारत पर हुकूमत का एक नया दौर शुरू हो गया। अब दूसरी तरफ है महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की कहानी, और ये कहानी बहुत ज्यादा नाटकीय है। इसके अनुसार उन्हें अंधा करके कैद कर दिया गया था, लेकिन कैद में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने दोस्त और कवि चंदबरदाई की मदद से उन्होंने अपने शब्दभेदी बाण के हुनर का इस्तेमाल किया और गोरी को मार गिराया। और इसके बाद दुश्मन के हाथों जिल्लत से बचने के लिए दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। और इस मशहूर किंवदंती को बनाने वाले
या यूं कहें कि हम तक पहुंचाने वाले थे चंद बरदाई। वो सिर्फ पृथ्वीराज के दरबारी कवि ही नहीं बल्कि उनके जिगरी दोस्त भी थे। और उनका लिखा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, इसी किताब ने पृथ्वीराज के जीवन, संयुक्ता के साथ उनकी प्रेम कहानी और उनके उस वीर अंत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। किसी भी शासक की असली विरासत क्या होती है? उसकी जीत, हार, या फिर उसकी वो कहानी जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहती है? पृथ्वीराज चौहान के मामले में शायद उनकी कहानी ही उनकी सबसे बड़ी जीत है।